भारतीय संविधान। जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो के माध्यम से हम भारतीय संविधान के बारे में जानेंगे। मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं बहुत पहले से, तो इनके माध्यम से हम संविधान के बारे में बहुत कुछ जानने का प्रयास कर सकते हैं। भारतीय संविधान जो भारत का सर्वोच्च कानून है, जिसके द्वारा पूरा शासन व्यवस्था चलती है, न्याय मिलता है, दंड दिया जाता है, पुरस्कार, ये सब इसके प्रावधान है। इसके अंदर विभिन्न चीज़ों के सभी को समावेश करके रखा गया है। तो आइए चलते हैं संविधान के बारे में जानने के बारे में। भारतीय संविधान यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लिखित अर्थात जिसे लिखकर प्रस्तुत किया गया है। ये भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य घोषित करता है। संप्रभु मतलब कि भारत की खुद की आज़ादी को ये सुनिश्चित करता है, बताता है। समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट जो विचारधारा हैं, सभी के कल्याण की भावना इस संविधान के अंतर्गत दिखाई देती है। धर्मनिरपेक्ष यानी कि किसी भी धर्म को एक तरीके से न मतलब कि उसको एक विशेष धर्म का पालन नहीं करता है। संविधान सभी को समान रूप से अपनाता है, सभी धर्म को, सभी का सम्मान करता है, धर्म को शासन की व्यवस्था में नहीं आने देता है। तो संविधान की यह विशेषता है। लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक है, जनता से जुड़ा हुआ है, जनता से, और गणराज्य घोषित करता है, रिपब्लिक। भारत एक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व संसदीय प्रणाली पर आधारित है, जहाँ पर जनता चुनाव में भाग लेती है अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से, जिसमें राष्ट्रपति को देश का प्रमुख माना गया है। यानी कि राष्ट्रपति जो है वो देश का प्रमुख है। भारतीय सरकार के प्रमुख रूप से 3 अंग होते हैं, लेकिन मीडिया भी इसका एक महत्वपूर्ण अंग है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और मीडिया या प्रेशर ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप। तो विधायिका जो होती है वो संसद या विधानसभा होती है, जो कानून को लाती है। कार्यपालिका जो होती है प्रशासनिक कार्य होते हैं, जो कार्यपालिका काम करने वाले होते हैं। जितने भी जो काम करने वाली व्यवस्थाएं हैं वे कार्यपालिका के अंतर्गत आती है। जो कानून बनाने से रिलेटेड है वो विधायिका, और न्यायपालिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आती है, जो न्याय व्यवस्था को देखते हैं। मीडिया या प्रेशर ग्रुप। मीडिया एक बहुत महत्वपूर्ण, हमारे यहाँ लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जो देश की बहुत सारी घटनाओं को उजागर करता है, लाता है। और जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट भाग देते हैं अपना। हमारे देश में वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद है। जो वास्तविक कार्यपालिका है, जो भी रियल में जो काम करते हैं वे मंत्रिपरिषद करते हैं। जो मिनिस्टर्स होते हैं वे काम करते हैं। जिसका प्रमुख कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है जो काम करता है। ये मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति होते हैं। मतलब जो मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद के, वे लोकसभा से रिलेटेड होते हैं। जो भी प्राइम मिनिस्टर वगैरह होते हैं संयुक्त रूप से, यानी कि ग्रुप में, बिल्कुल, है ना। लेकिन ये पर्सनली तौर पर देखें तो ये राष्ट्रपति के प्रति होते हैं, राष्ट्रपति से जुड़े होते हैं। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति का जुड़ाव होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति को सलाह देता है, राष्ट्रपति चुनाव में इनका भाग देते हैं। भारतीय संविधान का स्वरूप कुछ विषय में लचीला है और कुछ विषय में कठोर है। भारत का संविधान संघीय और एकात्मक दोनों है। संघ मतलब कि संघ में बटा हुआ है, और एकात्मक यानी कि कभी कभी ये एक में हो जाता है। यानी कि केंद्र, संघात्मक मतलब कि केंद्र राज्य इस समय बटा हुआ है। केंद्र में अलग सरकार है, अलग संघ है, और राज्य में अलग है। लेकिन कभी कभी जो आपातकालीन स्थितियाँ होती है या फिर कुछ स्थितियाँ ऐसी होती है तो वह एकात्मक व्यवस्था में आ जाता है। भारत में एकल नागरिकता प्रणाली है, जिसमें प्रवासी भारतीयों को छूट दी गई है। एकल नागरिकता मतलब कि एक ही नागरिकता है, सभी लोग भारतीय है। विधि का शासन है। यहाँ पर हमारे देश में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली नागरिक होते हैं। विधि का शासन मतलब कि कानून का शासन है। हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारत में सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का प्रमुख संरक्षक है। जो भी मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट देता है। नीति निर्देशक सिद्धांत, ये सिद्धांत वे होते हैं जिससे सरकार अपनी नीति को बनाते समय ध्यान में रखती है। ये इनका पालन करना अथवा न करना सरकार के लिए, सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वे इनका पालन करना चाह रहे हैं। ये केवल एक मार्गदर्शन के लिए संविधान में शामिल किए गए हैं। जो मौलिक अधिकार होते हैं वे मौलिक ही होते हैं, जो संविधान के द्वारा गारंटी प्राप्त होते हैं। संविधान उसकी गारंटी देता है। अब संविधान की प्रस्तावना हम देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना मतलब कि पूरा संविधान का क्या 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 है हमारे संविधान में, वो एक प्रस्तावना के रूप में बताया गया है। तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का जो प्रारूप था वो तैयार किया था। संवैधानिक सभा में 13 दिसंबर 1940 को प्रस्तुत किया था। जो प्रस्तावना का प्रारूप था वो, संविधान की प्रस्तावना को अपनाने वाला पहला देश अमेरिका था, और इसी के आधार पर भारत में प्रस्तावना को अपनाया गया था। जो पहली बार प्रस्तावना जैसी चीज़ें थी संविधान में वे अमेरिका में आई थी, और भारत ने भी अपनाया। संविधान की प्रस्तावना 22 जनवरी 1947 को संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। जो भी संविधान की प्रस्तावना थी, प्रस्तावना में संशोधन सिर्फ एक बार हुआ था, जब 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, जिसमें क्या शब्द जोड़े गए थे? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 1960 में बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। जो भी 1960 में बेरूबारी केस आया था उसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था। वे ये कह रहे थे कि संविधान प्रस्तावना को संविधान नहीं मान रहे, है ना। अब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद जो 1973 में हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना और कहा कि जिस प्रकार संविधान के सभी भागों में संशोधन किया जा सकता है, वैसे उसी प्रकार से प्रस्तावना के भी सभी भागों में संशोधन किया जा सकता है। क्योंकि संविधान का ही एक छोटा रूप प्रस्तावना है, मतलब एक पूरी पुस्तक का एक सार कहें तो वो प्रस्तावना है। 1995 में LIC
के केस में यही बात को दोबारा स्वीकार किया। ये हमारी प्रस्तावना है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign डैश। ये पूरा पढ़ सकते हैं आप संविधान की प्रस्तावना को। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य इत्यादि। भारत का संविधान जो प्रस्तावना के प्रमुख शब्द हैं वो क्या डिकोड करते हैं, क्या बताते हैं, उनके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, ये सब शब्द संविधान की प्रस्तावना में आते हैं। जो क्या बताते हैं वो हम जानें। तो संप्रभु का मतलब क्या होता है? किसी के अधीन नहीं होना, मतलब अपने आप पर पूरा स्वतंत्र होना। तो भारत ना ही किसी देश के अधीन होगा और ना ही किसी स्थायी तौर पर निर्भर रहेगा, मतलब कि किसी पर भी परमानेंट हम निर्भर नहीं रहेंगे, डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हम स्वतंत्र हैं, ऐसा संप्रभु का मतलब होता है। भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों को संचालित करने के लिए स्वतंत्र होगा, मतलब कि वे भारत अपने आप से स्वतंत्र रूप से मामले जो भी हैं उनको संचालित करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य बनना या संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के दिशा निर्देश पर काम करना भारत की संप्रभुता पर प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब कि ये सब देशों का सदस्य बन रहा है, सब कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं है कि ये भारत इनका सदस्य बन गया तो इनका गुलाम हो गया, ऐसा नहीं है। भारत अपने आप निर्णय ले सकता है और अपने आप आज़ाद है, यह किसी पर निर्भर नहीं है। समाजवादी, इस शब्द को प्रस्तावना में 1946 में जोड़ा गया था ताकि इसे प्रत्यक्ष रूप दिया जा सके। समाजवाद की भावना नीति निर्देशक सिद्धांतों से पहले अंतर्निहित थी, मतलब कि जो नीति निर्देशक शब्द थे, सिद्धांत थे जो सरकार को नीति बनाने के लिए मार्गदर्शन देते, उनसे पहले ही समाजवाद की भावना इसमें शामिल थी। कांग्रेस पार्टी ने 1935 में अवाड़ी अधिवेशन में समाजवादी विचारधारा को पूर्ण रूप से अपनाया था। अगर देखते, भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया जिसमें सरकार, निजी क्षेत्र दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जबकि साम्यवादी समाज में संपूर्ण भूमिका सार्वजनिक होती है। साम्यवादी और समाजवाद भी अलग अलग है। हमारा लोकतांत्रिक समाजवाद है हमारे यहाँ, जो डेमोक्रेटिक, जनता के हितों से जुड़ा हुआ है। इसलिए भारत में गांधीवादी समाजवाद को अपनाया गया है और इस समाज पद्धति को 1991 के आर्थिक सुधारों द्वारा निम्न किया गया। धर्मनिरपेक्षता के बारे में हम देखें तो इसे भी 1976 में जोड़ा गया था। ये धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में अंतर्निहित थी, जिसमें अनुच्छेद 25 से 28 तक बताता है। धर्मनिरपेक्षता में सरकार सभी धर्मों को एक समान मानती है। लोकतंत्र के बारे में देखें तो लोकतंत्र वह होता है जो जनता से जुड़ा होता है, जिसमें जो शक्ति होती है वो जनता के पास होती है, अंतिम शक्ति। लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता के पास होती है, क्योंकि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही देश का संचालन कर रहे होते हैं। जनता का ही प्रतिनिधि, मतलब कि जनता के द्वारा वह जुड़ा है, मतलब जनता से कनेक्टेड है, तो वो भी शासन की व्यवस्था में जनता ही एक कहलाया। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है स्विट्जरलैंड, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण हमारा भारत है। अप्रत्यक्ष मतलब कि जनता के द्वारा, जनता डायरेक्ट शासन नहीं करती, जनता चुनकर भेजती है अपने प्रतिनिधि को। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, जैसे राष्ट्रपति होता है और संसद होता है। राष्ट्रपति, दोनों में संसद सर्वशक्तिशाली होती है, राष्ट्रपति वाले में भी और संसद में भी। गणतंत्र उसे कहते हैं जहां का प्रमुख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर जनता द्वारा चुना गया हो, वह गणतंत्र होता है। रिपब्लिक, जैसे भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सब जनता से जुड़े हुए लोग रहते हैं, इनके राष्ट्रपति। और यहाँ का प्रमुख मतलब कि वहाँ का जो सबसे प्रमुख होगा, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति सबसे पहले प्रमुख है, क्योंकि यहाँ का प्रमुख महाराजा या महारानी है जो वंशानुगत चलता है। न्याय, लेकिन हमारे यहाँ लोकतांत्रिक है। न्याय तीन प्रकार के होते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसमें जो प्रस्तावना में बताया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से, मतलब कि सामाजिक रूप से सबको कल्याण की भावना हो, सबको जुड़ा हो, किसी को जाति, धर्म, वर्ग, भेद, इन सब के आधार पर न बांटा जाए। आर्थिक यानी कि सबको अवसर की समानता मिले, सबको उत्पादन के लिए उनको रोजगार मिले, रोजगार की व्यवस्था। राजनीतिक न्याय में मतलब क्या आएगा, जिसमें उनको राजनीतिक रूप से उनको मताधिकार या फिर उनको राजनीतिक कार्यों में उनको योगदान करने का अवसर मिले, सब कुछ मिले, तो राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का मौका मिले, ये सब राजनीतिक न्याय इसके अंतर्गत आता है, जो संविधान हमें देता है। इस प्रकार के न्याय का वर्णन हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों में और नीति निर्देशक सिद्धांतों में है। इस प्रकार के न्याय विचार को हमने रूसी क्रांति 1917 बोल्शेविक क्रांति से लिया है। जो रूस की क्रांति हुई 1917 में, बोल्शेविक क्रांति, जिसने तानाशाही शासन को पलट दिया था, जो जार निकोलस का तानाशाही शासन था, उसमें साम्यवादी जो विचारधारा के, समाजवादी विचारधारा के लेनिन थे, व्लादिमीर लेनिन, उनके नेतृत्व पर इन्होंने रूस की शासन व्यवस्था को बदल दिया था। स्वतंत्रता के बारे में देखें तो स्वतंत्रता, भारत में नागरिकों को स्वतंत्रता मौलिक अधिकारों से प्राप्त होती है, लेकिन इस स्वतंत्रता की कुछ सीमाएं हैं। स्वतंत्रता किसी भी देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अनिवार्य है। ये फ्रांस की 1789 से स्वतंत्रता के सिद्धांत से लिया गया है, जो भाईचारा, बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित थी फ्रांस की क्रांति। अब समता को देखते हैं। समता का मतलब होता है समानता। ये मौलिक अधिकारों से प्राप्त होता है। इससे सभी नागरिक सरकार के सम्मुख बराबर है। किसी वर्ग को विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा। इसमें 14 से 18 तक समानता के अधिकार को बताया गया। अनुच्छेद 25 में राजनीतिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। इसमें सभी लोग राजनीतिक संस्था में भाग ले सकते हैं। अनुच्छेद 326 में मतदान या समानता की बात कही गई है, किंतु इसमें आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। जो भी 18 वर्ष के हो गए वे मतदान कर सकते हैं समानता में। ऐसा नहीं है कि कुछ भी छोटा बच्चा है तो वो वोट कर रहा है, ऐसा नहीं है। आर्थिक समानता की बात अनुच्छेद 39 में कही गई है। भाईचारा के बारे में देखें तो
भाईचारा का वर्णन मौलिक कर्तव्यों में किया गया है। भाईचारे के आधार पर देश की एकता और अखंडता को बनाए रखा जाए। मौलिक कर्तव्यों में महिलाओं के सम्मान का विशेष महत्व दिया गया है। एकता और अखंडता को संविधान के पहले अनुच्छेद में बताया गया है। तो ये थे संविधान के कुछ बात। और प्रस्तावना का महत्व क्या है? MR मिस्टर AK अय्यद, प्रस्तावना हमारे सपनों को व्यक्त करता है। इनके अनुसार ये कहते हैं कि प्रस्तावना हमारे सपनों को व्यक्त करते हैं, जो हमारे बताते हैं। मिस्टर TD भार्गव, जो प्रस्तावना संविधान का प्रमुख भाग है, ऐसा बताते हैं। सर E बेकर के अनुसार प्रस्तावना संविधान का की नोट है। की नोट मतलब कि किसी भी चीज़ का कीवर्ड होता है जिसको पूरा संविधान के बारे में जानने का हमें इससे मिल जाता है कि पूरे संविधान में क्या हमें जानकारी प्राप्त होगी, ये हमें बताते हैं सर E बेकर। M हिदायतुल्लाह, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये कहकर संबोधित करते हैं। प्रस्तावना संविधान का अंग है। बेरूबाई केस में 1960 में प्रस्तावना को अंग नहीं माना गया था, क्योंकि ये न ही विधायिका के लिए स्रोत है और न ही उनकी शक्तियों का निषेध है, मतलब कि उनकी शक्तियों को रोकता है। साथ ही प्रस्तावना न्यायोचित है। संविधान की प्रस्तावना एक स्वयं ही संविधान के मौलिक संरचना को बदला नहीं जा सकता। मतलब कि जो भी संविधान है, संविधान की प्रस्तावना में यदि हम कुछ सुधार करते हैं तो ऐसा नहीं माना जा सकता कि पूरे संविधान में सुधार हो गया, है ना, क्योंकि संविधान में अलग अलग प्रावधान है, अलग अलग कथन है, वो चीज़। तो भारतीय संविधान का विकास देखते हैं तो भारतीय संविधान का विकास ये हुआ कि मध्यकालीन भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और उपनिवेश के सिद्धांतों के अंतर्गत यूरोपीय देशों को इस बात से आकर्षित किया। जो यूरोपीय देश थे वे इसलिए आकर्षित हुए क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। जब 1600 में अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने अपने प्रतिबंधियों को पराजित करने के बाद भारत में आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण को शुरू किया। मतलब कि धीरे धीरे व्यापार करने चालू कर दिया उन्होंने, फिर राजनीतिक गतिविधियां करने लगे, हमारे यहाँ हस्तक्षेप करने लगे, शासन की गतिविधियों में अपनी सरकार को स्थापित करने लगे। कंपनी के रूप में आए थे ये व्यापार करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में। और फिर धीरे धीरे इन्होंने अपना जो क्षेत्र है वो बढ़ाया। फिर धीरे धीरे 1765 की संधि में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के पूर्वी क्षेत्र का दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया। मतलब कि जो भी दीवानी काम थे, कानूनी काम थे, उन पर अधिकार प्राप्त कर लिया इन्होंने। धीरे धीरे संचालन करने लगे। 1773 में संचालन करने के रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटेन की संसद से पारित किए गए। 1858 में जो भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक नियंत्रण समाप्त कर दिया। जो 1857 की क्रांति हुई हमारे यहाँ, जो विद्रोह किया गया 1857 की क्रांति में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध, जो उनकी कुरीतियाँ थी या जो बिल्कुल हमारे ऊपर शासन जो गलत तरीके से कर रहे थे, क्रूर नीतियाँ अपना रहे थे वे, उसके विरोध में जो 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम किया गया था उसको दबा दिया गया। और फिर जो ईस्ट इंडिया एक कंपनी थी छोटी सी, उसको पूरा ब्रिटिश साम्राज्य को उसका शासन सौंप दिया गया। तो धीरे धीरे अंग्रेज हमारे यहाँ देखो कैसे आए और उन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ाया। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था आज अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था को दर्शाती है। जो भी हमारे यहाँ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था वो अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था को दर्शाती है। आगे हम देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट से और भी संविधान के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो बने रहें। जय हिंद, जय भारत। अभी के लिए इतना ही।